आवाज आ रही है सबको? ये आवाज क्लियर आ रही है सबको? तो मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था कि भाई डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में जब लिमिट की कंडीशन लगा दें तो क्या होगा। तो आपसे पूछा था मैंने कि बताइए कंप्लीट कैसे हो गया, तो कोई इसका आंसर दे सकता है? हाँ, बस सिंपल सा जवाब यही है कि फाइनाइट हो गया। दूसरा जवाब ये है कि सर अगर देखें चूंकि आपने उसकी लिमिट ही कम कर दी है, अब अगर उसके अंदर आंसर होगा तो वो दे देगा, अगर आंसर नहीं होगा तो वो नहीं देगा। यहाँ कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि जैसे आप ये बोले कि सर अगर आंसर नहीं दे रहा तो कैसे। आपने तो उसकी लिमिट को ही लिमिट कर दिया, मतलब उसकी डेप्थ को ही लिमिट कर दिया है, तो अगर आंसर होगा तो मिल जाएगा और अगर आंसर नहीं होगा तो नहीं मिल सकता। सिंपल सा जवाब यही है। लेकिन अभी भी ऑप्टिमल नहीं है। क्यों ऑप्टिमल नहीं है? क्योंकि 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 ऑप्टिमल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी वो आपको वो आंसर दे सकता है जिस ऑप्टिमल ना हो, नीचे वाला आंसर दे सकता है, ऊपर वाला ना हो। सही है? तो इस जवाब को तुम्हें ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज को समझने में। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसका जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि आपके पास ये कंप्लीट तो हो गया लेकिन अभी भी ऑप्टिमल नहीं है। ये देख रहे हो, ये ऐसे काम करता है। अगर आपने डेप्थ 3 बोली है तो 3 कर लें, 6 बोलिए तो बस यू कीप ट्राइंग। आपको आंसर नहीं मिलता, आप अपनी डेप्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। अच्छा, डेप्थ फर्स्ट सर्च में ही एक चेंजेस तो ये हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी ये आ रही है। कौन सी? बट स्टिल नॉट ऑप्टिमल। बट स्टिल नॉट ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल वाली प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इसके अंदर एक और चेंजेस की गई डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर, और उसका नाम रख दिया गया डेप्थ लिमिटेड सर्च, सॉरी आइटरेटिव डीपिंग सर्च। उसका नाम रख दिया गया आइटरेटिव डीपिंग सर्च। ठीक है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर पहले चेंजेस किए गए तो उसको डेप्थ लिमिट कह दिया। दूसरे चेंजेस किए गए तो उसको अब कह दिया जा रहा है क्या? आइटरेटिव डीपिंग सर्च। आइटरेटिव डीपिंग सर्च में आइट्रेशन का वर्ड यूज हो रहा है। तो जब आइट्रेशन का वर्ड यूज होता है तो हम ये समझ सकते हैं कि आइट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने बार बार एक काम करना है। तो वो काम क्या है उसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि नॉट चूजिंग ऑफ द बेस्ट डेप्थ लिमिट। इट इज नॉट लाइक दैट कि जिस तरह से डेप्थ लिमिटेड सर्च के अंदर आप एक डेप्थ चूज कर लेते हैं, इसके अंदर ये कह रहा है कि आप एक डेप्थ चूज ना करें, बल्कि ऑल पॉसिबल डेप्थ लिमिट को सर्च करें। ऑल पॉसिबल डेप्थ लिमिट का मतलब क्या है कि जितनी भी आपकी डेप्थ की लिमिट हो सकती है उनको बारी बारी सर्च करें। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही आ गया है कि आप हर डेप्थ को सर्च करें। पहली आइट्रेशन में डेप्थ 0, दूसरी आइट्रेशन में डेप्थ 1, तीसरी आइट्रेशन में डेप्थ 2 एंड सो ऑन। तब पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका कॉन्सेप्ट ये मैं दोबारा दे देता हूं कि आपके पास ये ट्री है, इसको गौर से देखिएगा। ये ट्री है, आपने सबसे पहले डेप्थ 0 पे काम शुरू किया। आप इधर गए, आपने एस को चेक किया, आपको एस नहीं मिला, आप वापस आ गए। सही है? अब आप डेप्थ आप लगा डेप्थ फर्स्ट सर्च ही रहे, आप लगा डीएफएस ही रहे, लेकिन डेप्थ पे आपका लूप चल रहा है। तो जब आपका डेप्थ का आप लूप का काउंटर बढ़ेगा, 1 पे आएगा, तो आप दोबारा से एस पे जाएंगे, फिर एस से ए पर और फिर डी पर।
फिर दोबारा आपको जब आपका आंसर नहीं मिलेगा तो आप डेप्थ 2 पे काम करेंगे और फिर दोबारा से एस पे जाएंगे, फिर एस से ए पर, फिर ए से डी पर, फिर बी से डी पर, फिर डी पर, फिर ए पर, फिर ई पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो काम आप एक दफा कर चुके हैं वही काम आप बार बार कर रहे हैं विथ इंक्रीमेंट इन डेप्थ। फायदे क्या है नुकसान क्या है मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये देखिए ये काम है कि जब आप लिमिट 0 पे काम करेंगे तो आप सिर्फ इसको चेक करेंगे, लेकिन जब आप लिमिट 1 पे काम करेंगे तो जिसको आप चेक कर चुके हैं उसको आप दोबारा चेक कर रहे हैं। ये देखिए ए पे दोबारा गए, फिर ये हो गया, फिर जब आप लिमिट 2 पे काम करेंगे तो देखिए इन तीन को आप चेक कर चुके थे, लेकिन चूंकि आपने काउंटर इंक्रीमेंट किया है तो काउंटर इंक्रीमेंट की वजह से ये तीन दोबारा चेक होंगे, लेकिन इनका ऑर्डर डिफरेंट जाएगा। ये देखें पहले ये, फिर ये, अब फिर ये हो जाएगा। पहले ये होगा ना, लेकिन अब चूंकि लेफ्ट डेप्थ 3 पे चल रहा है काम, लेवल 3 पे चल रहा है, तो आप अब इस पे जाएंगे तो एंड सो ऑन। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप हर डेप्थ को बार बार चेक कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन लगा क्या रहे हैं, डीएफएससी लगा रहे हैं, लेकिन हर डेप्थ को चेक कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? सबसे पूछ रहा हूं, हर पॉसिबल डेप्थ को चेक कर रहा है, हर पॉसिबल डेप्थ को आइट्रेशन वाइज लग डीएफएससी रहा है। अब इसमें फायदे क्या है नुकसान क्या है बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए क्या ये कंप्लीट होगा? क्या ये कंप्लीट होगा? कंप्लीट क्यों होगा? कंप्लीट इसलिए होगा क्योंकि आप जब डेप्थ पे लूप लगा रहे हैं तो किसी ना किसी डेप्थ पे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, सही है ना? अब मुझे बताइए क्या ये ऑप्टिमल होगा आपके ख्याल में? सब लोग बताइए, सब लोग जो क्लास में मौजूद है। देखिए एक तरीका तो आंसर देने का ये होता है कि जो सब आंसर दे रहे हैं वही दे दें आप। एक तरीका ये होता है कि यार पिछला वाला कंप्लीट कर दो, ऑप्टिमल होगा। तीसरा तरीका ये होता है कि आपको समझ में भी आइए ये बात या नहीं। अब आप बताइए कि भाई क्यों ऑप्टिमल होगा, शाबाश, रीजन भी बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें आप ऑप्टिमल आंसर जब कहते हैं ना, जब वो ऊपर के लेवल में मिले, अगर कॉस्ट गिवन नहीं है तो वो आंसर जो ऊपर मिल रहा है वो ऑप्टिमल है। तो देखिए अगर आप लिमिट 1 से लिमिट 2 पर आए हैं, मैं बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट सुन ले। अगर आप लिमिट 1 से लिमिट 2 पे आए तो क्यों आए आप लिमिट 2 पे? लिमिट 2 पे इसलिए आए क्योंकि लिमिट 1 में आंसर नहीं था, ऐसा ही है ना? कि अगर आप लिमिट 1 से लिमिट 2 में आए तो लिमिट 1 में आंसर नहीं था जब लिमिट 2 में आए, ऐसा ही है? क्योंकि अगर आपको लिमिट 1 से आंसर मिल जाता तो आप लिमिट 2 पे नहीं आते, ऐसा ही है? जी सर सही कह रहा हूँ गलत? बाकी सब लोग भी बता दें कि अगर आप अपनी लिमिट को एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि पिछली लिमिट में आंसर नहीं था। तो देखिए अगर मैं लिमिट 2 पे खड़ा हूं, ये इस बात की गारंटी है कि लिमिट 1 में आंसर नहीं था। अगर मैं लिमिट 4 पे खड़ा हूं तो इस बात की गारंटी है लिमिट 3 में आंसर नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ऑप्टिमल आंसर ही मिलेगा क्योंकि मैं जिस लिमिट पे खड़ा हूं ये मेक श्योर कर लिया है मैंने कि पीछे आंसर नहीं था, तभी मैं आगे वाली लिमिट में जा रहा हूँ, तो इसलिए ये ऑप्टिमल भी हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम आइटरेटिव डिपिंग लगाएं तो वो ऑप्टिमल भी है और कंप्लीट भी है। लेकिन जाहिर सी बात है इसके अपने कुछ इश्यूज होंगे कि टाइम और स्पेस ज्यादा है,
रीजनेबल है, मतलब ज्यादा कह लें या रीजनेबल कह लें। सुटेबल है उन प्रॉब्लम्स के लिए जिनका लार्ज स्पेस हो बहुत, क्योंकि जितना लार्ज स्पेस होता है तो उसमें तो आपको लाजमी फिर डेप्थ पे लूप लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। जहां पर आपके पास डेप्थ पता ना हो तो वहां पर आप लगा लें तो आपको थोड़ा बेहतर आंसर मिल जाएगा। बस ये बाई डायरेक्शन मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये शामिल नहीं है। तो ये आपके पास जो है ना, ये 5 एल्गोरिथम हो गए। इन 5 एल्गोरिथम्स का आप पढ़ लीजिएगा, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि थोड़ा सा अपने सर्च को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या और काम कर सकते हैं इन एल्गोरिथम्स में ही, मतलब एल्गोरिथम में चेंजेस नहीं कर रहे आप, लेकिन आप अपने सर्च को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए इनके अलावा क्या चीजें ऐसी कर सकते हैं कि आपका सर्चिंग एल्गोरिथम थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो वो चीजें क्या है कि भाई पहली चीज तो ये कि आप तमाम सर्च मेथड के लिए, किसी एक के लिए नहीं है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिंग स्टेट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन एनकाउंटर्ड एंड एक्सपेंडेड बिफोर ऑन सम अदर बात। कह रहे हैं कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप किसी नोड को एक्सपेंड कर रहे होते हैं और आप ये देखते हैं कि ये तो पहले भी एक्सपेंड हो चुकी है। समझ रहे हैं? ये जर्नल जर्नल अजम्पशन में ये आप किसी भी मेथड पे लगा सकते हैं। ये होता है ना लिमिटेशंस लगा लें इस तरह से, ये एल्गोरिथम में चेंजेस नहीं कर रहे आप, ये सर्चिंग के ओवरऑल मैकेनिज्म में आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एल्गोरिथम वही रहेगा अपना, अगर बीएफएस है तो बीएफएस है, डीएफएस है डीएफएस है। ये कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो दोबारा दोबारा आ रही होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनफाइनाइट लूपिंग में फंस जाते हैं या लूप फॉरएवर में फंस जाते हैं। कह रहे हैं कि एल्गोरिथम दैट फॉरगेट देयर हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। कह रहे हैं कि कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं कि जो कि अगर अपनी हिस्ट्री को भूल रहे हैं तो वो बार बार एक ही काम को रिपीट करेंगे। ये देखें, जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे ये एग्जाम्पल है कि बार बार एक चीज आ रही है, बार बार एक चीज आ रही है, लूपिंग में फंस रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए आपके पास 3 चीजें, अब इन 3 चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहें तो कर दें। ये एल्गोरिथम से एक्स्ट्रा चीजें हैं। मतलब सबसे पहली चीज क्या है, आप फौरन उस स्टेट पे ना जाएं जिस स्टेट से आप अभी वापस आए। मतलब क्या है कि अगर ये ए है और इससे ये बी और सी बना, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये बी और सी है, तो डेफिनेटली बी के ऑप्शन में सब होंगे और ए भी होगा। तो आप इसको तो हटा ही दें कि अगर जिस स्टेट से आप अभी बन के आए वो अपने, मतलब चाइल्ड अपने पेरेंट को दोबारा जनरेट नहीं कर सकता। गॉट इट? चाइल्ड अपने पेरेंट को दोबारा जनरेट नहीं कर सकता। समझ में आ गई ये बात? ये पहला पॉइंट है कि चाइल्ड अपने पेरेंट को दोबारा जनरेट नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ गई? ऐसा पाथ जनरेट ना करें जो कि साइक्लिक पाथ हो। साइक्लिक पाथ का मतलब क्या है, लाइक ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, और अगर डी से ए बन रहा है तो इसको मना कर दें कि भाई ये पाथ मैं नहीं बना रहा। जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको याद रखने की जरूरत है स्टेट्स को, कुछ पाथ को याद रखने की जरूरत है। तो ये साइक्लिक पाथ कहलाते हैं। जरूरी नहीं है ये 3 के बाद रिपीट हो रहा, ये 10 के बाद भी हो सकता है, 3 के बाद भी, 2 के बाद भी, 4 के बाद भी, किसी के बाद भी रिपीट हो रहा हो सकता है। क्लियर? ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके लिए जाहिर सी बात है हमें मेमोरी चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोल देंगे तो ये काम हो जाएगा। जब तक हमें याद नहीं होगा तो हम कैसे उस चीज को रिकग्नाइज कर सकते हैं। सबको ये बात समझ में आ रही है? और आखिरी चीज ये है कि डू नॉट जनरेट एनी जनरेटेड स्टेट। क्या मतलब है, अब तक जितनी भी स्टेट बना ली है ना, वो उन सबका रिकॉर्ड रख लो अपने पास और किसी भी स्टेट को दोबारा ना बनाओ। अगर कोई स्टेट दोबारा बन रही है तो उसको दोबारा ना बनाओ। इसके लिए आपको जाहिर सी बात है फिर एक मेमोरी चाहिए होगी, एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा, या एक लिस्ट चाहिए होगी। वो लिस्ट स्टोर कर रही होगी अब तक की जितनी भी नोट है। डेफिनेटली आपको स्पेस चाहिए, लेकिन उससे आपका सर्च जो है वो रिड्यूस हो सकता है।
क्योंकि जब आप किसी एक स्टेट को दोबारा नहीं बनाएंगे जो बन चुकी है, तो डेफिनेटली आप उसके लूप्स में नहीं फंसेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा लिस्ट, इसके अंदर जो भी नोड जनरेट होगी उसको आप दोबारा से जनरेट ना करें। तो मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई है? यहाँ तक आपके 5 एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुके हैं। 5 एल्गोरिथम के नाम में एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। BFS, UCS, DFS, DLS एंड आइटरेटिव डीपिंग सर्च। तो ये 5 एल्गोरिथम है, जिसमें से ये दो जो मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर हमें ये समझ में आ जाए तो ये आ जाता है, ये आ जाए तो ये दोनों भी आ जाते हैं। तो ये 5 एल्गोरिथम है आपके अनइन्फॉर्म सर्च के। ये पांचों एल्गोरिथम आपके अनइन्फॉर्म सर्च के एल्गोरिथम कहलाते हैं। ये पांचों एल्गोरिथम आपके अनइन्फॉर्म सर्च के एल्गोरिथम कहलाते हैं। ठीक है सर? अब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्म सर्च। तो ये पांचों एल्गोरिथम जो मैंने आपको दिखाए हैं, समझाए, ये अनइन्फॉर्म सर्च कहलाते हैं। इसमें हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती एज फार एज प्रॉब्लम इज कंसर्न के हम अपने आंसर पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, जब भी हमें ये टेंशन होती है कि कंप्लीट है या नहीं। गॉट इट? कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल? कि बेटा किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर 3 का पहला पार्ट खत्म हो गया। अब चैप्टर 3 का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमारे पास इन्फॉर्म सर्च है। इन्फॉर्म सर्च क्या होते हैं कि अनइन्फॉर्म सर्च इजी है। इजी क्यों थे? क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही थी, जस्ट एक स्टैंडर्ड तरीका था एल्गोरिथम का, उसके हिसाब से आप क्या करते थे, सर्चिंग करनी। इन्फॉर्म सर्च जो होते हैं वो कुछ इस तरह से काम करते हैं कि प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं ताकि सर्च ट्री का जो साइज है रिड्यूस हो जाए। क्या मतलब हुआ इसका? कि आपकी प्रॉब्लम में ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होती है या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिसकी मदद से आप इररेलेवेंट काम ना करें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम में ही हो सकता है कुछ गिवन हो ऐसा कि जिसकी मदद से आप इररेलेवेंट काम ना करें, या आप कोई चीज ऐसी कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉब्लम में कि जिसकी मदद से आपका इररेलेवेंट काम खत्म हो जाए। मैं आपको मिसाल देता हूं। एक टाई पजल, बल्कि एक टाई पजल से पहले मिसाल देता हूं। फर्ज करें कि भाई मैं जो हूं वो एक 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 मैप पे मौजूद हूं। ए, बी, सी, और मुझे जाना है जी पर। जी कहीं यहां पर है। मेरे पास ना हर नोड के दरमियान में डिस्टेंस मौजूद है।
डिस्टेंस तो कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा, डिस्टेंस तो कॉस्ट है, जो कॉस्ट हमें यूज करनी है एक जगह से दूसरी जाने की, तो उसका हमारे आंसर से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा ही है ना। उस कॉस्ट का हमारे आंसर से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो हमारी कॉस्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, पाथ कॉस्ट है। इज इट क्लियर? लेकिन फर्ज करें कि मेरे पास ये दो ऑप्शन मौजूद है, यहाँ बी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि यहाँ लिखा हुआ, फर्ज करें 71 और यहाँ लिखा हुआ 60, 71 और 60, और ये चीज हमें हेल्प कर रही हो, ये बताती हो, गौर से सुनिएगा, कि बी पे खड़े होके जी तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, बी पे खड़े होके जी तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 71। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, अभी बताता हूँ। और सी पे खड़े होके जी तक का, अच्छा बीच में बहुत सारी चीजें हैं, बीच में ई भी है, एफ भी है, और बहुत सारी चीजें हैं, सही है, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर पे लेके जाऊँ। तो सी पे खड़े होके जी तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो जी है, सॉरी 60 है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि मैं अगर फर्स्ट करें, मैं यहाँ से आपसे कहूँ मुझे कोरंगी क्रीक मेन कैंपस जाना है पीएफ कीट के, पीएफ कीट का जब मैं रोड पे से जाता हूँ, मतलब एक्चुअल पाथ चूज करके जाता हूँ मैं कैंपस, तो वो है 22 किलोमीटर, अपने घर से मैं बता रहा हूँ 22 किलोमीटर, जिसमें मुझे गलियों से जाना है, रोड पे से जाना है, ब्रिज पे से जाना है, ठीक है, सीधा सीधा जाना है, मतलब सेंटर में कहीं ग्राउंड में नहीं जा सकता, मैं किसी बिल्डिंग पे नहीं जा सकता, मैं उस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो कि एक्चुअल डिस्टेंस है, जो कि प्रैक्टिकल है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो 22 किलोमीटर है। लेकिन जब मैं अपने घर से पीएचपी मेन कैंपस तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालता हूँ, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का मतलब क्या है कि मैं रोड की बात नहीं कर रहा, मैं पानी में से भी जा रहा हूँ, मतलब मैंने हर वो रास्ता, बिल्डिंग पे से भी रास्ता बना दिया, ब्रिज, मतलब मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बनाया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो जो है वो 18 किलोमीटर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? दोबारा देता हूँ, मैं एक और मिसाल देता हूँ बड़ी सिंपल सी। तो देखिए, मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा दोस्त इस गली में रहता है, हम दोनों अलग अलग गली में रहते हैं, ये हमारी स्ट्रीट है, ये उसकी स्ट्रीट है, और बीच में जो है ना ये, तो बीच में आप समझ लें कि ये समंदर है, ठीक है। अब अगर मैं उसके घर जाना चाह रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली मुझे उसके घर जाने के लिए ये घूम के जाना पड़ेगा, ऐसे करके, और ये डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर है, सपोज कर लिए 50 किलोमीटर। लेकिन जब मैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालता हूं तो वो 1 किलोमीटर आ रहा है पानी का। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो डेफिनेटली हाँ, रिजल्टेंट कह सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैथ प्रॉब्लम में अगर मैं ए से बी पे जाऊं या सी पे जाऊं, ये कैलकुलेशन कहां से आई, ये बात की बात है कि हो सकता है मैं गिवन हो सकता है किसी प्रॉब्लम में मैं निकाल रहा हूं। तो ये कैलकुलेशन कहां से आई? ये कैलकुलेशन जो है हमारी हेल्प कर रही है हमारे आंसर तक पहुंचने में। क्या हेल्प कर रही है या नहीं कर रही? कैसे हमारी कोई हेल्प हो रही है? क्या हम अपने आंसर को इससे मजीद रेक्टिफाई कर सकते हैं? हो सकती है ना हमारी हेल्प। तो ये कहलाती है इन्फॉर्म सर्च, ये कहलाती है प्रॉब्लम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको सिर्फ अभी एक प्रॉब्लम के लिए समझाई है, मेरे पास और भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बताऊंगा। तो अगर मैप की प्रॉब्लम हो, तो मैप की प्रॉब्लम में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है वो हमारी हेल्प कर सकता है इन्फॉर्म सर्च में। तो ऐसे एल्गोरिथम जिसमें हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो या हम कैलकुलेट कर सकते हो, वो प्रॉब्लम कहलाती है, वो एल्गोरिथम कहलाते हैं इन्फॉर्म सर्च के एल्गोरिथम, जिसमें हम ये काम कर सकें। क्लियर हो गई बात? और ये इंफॉर्मेशन इन जर्नल एक वर्ड यूज किया जाता है ह्यूरिस्टिक। इन जर्नल इन इंफॉर्मेशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ह्यूरिस्टिक का। इन जर्नल इन प्रॉब्लम्स के लिए, इन इन प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ह्यूरिस्टिक का। मतलब प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम इस ह्यूरिस्टिक की नेचर चेंज हो सकती है। अगर आप मैप की बात कर रहे हैं तो मैप के अंदर ह्यूरिस्टिक है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अगर आप मैप की बात कर रहे हैं तो मैप के अंदर ह्यूरिस्टिक है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अगर आप किसी और प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ह्यूरिस्टिक कुछ और हो सकता है। इसका मतलब है हर प्रॉब्लम के लिए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यूज नहीं होता, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। क्या मेरी बात समझ में आई है?
तो हमें ये कोई फिक्स नहीं कर देना कि हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यूज होता है। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। कि देखें, ये आप खेलना है 8 टाइल पजल। जब ये 8 टाइल पजल में आप ब्लॉक बना रहे हैं, आपको पता है कि इनिशियल स्टेट होती है, एक फाइनल स्टेट, एक गोल स्टेट होती है आपके पास। एक स्टार्टिंग स्टेट होती है और एक गोल स्टेट होती है। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर ये मेरी गोल स्टेट है जो कि मुझे चाहिए, और आपने ये दो बना दी। ये मैं इसमें लिख देता हूँ, इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट रख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंटिंग द ब्लैंक स्पेस। आपको इनिशियल स्टेट ये दी हुई है जो कि रैंडम है, 1 4 3 7 क्वेश्चन मार्क 6 5 और 8। सही है जी। ये आपको एक इनिशियल स्टेट दी हुई है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। तो दिस इज माय इनिशियल स्टेट। दिस इज माय गोल स्टेट। ठीक है भाई। अब आप इसको समझ रहे हैं इनफॉर्म सर्च के हिसाब से। तो आपने कहा सर कि इसके जो हैं 4 चाइल्ड बन सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना। अब मैं पूरे पूरे बॉक्सेस तो नहीं बना रहा टाइम की वजह से, लेकिन ये देखें 1 क्वेश्चन मार्क 3 7 4 6। अच्छा मैं यार कुछ भूल गया हूँ, इसके अंदर मैं एक चीज मिस कर गया हूँ। कौन सी चीज? 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है। ठीक है जी। तो मैं अब इसको दोबारा से कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए 1 क्वेश्चन मार्क 3 7 4 6 5 8 एंड 2। ये चाइल्ड जो मैंने जनरेट किया, सबकी समझ में आया? कोई मसला तो नहीं है इसमें? अब एक और चाइल्ड जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, 1 4 3 क्वेश्चन मार्क 7 6 5 8 एंड 2। एक और चाइल्ड जनरेट कर रहा हूं। जल्दी से समझ लेंगे ताकि मीटिंग एंड होने से पहले ये काम हो जाए। 1 4 3 7 6 क्वेश्चन मार्क 5 8 2। ठीक है जी। ये वाला भी समझ में आ गया और ये आखिरी वाला भी समझ में आ ही जाएगा। 1 4 3 7 8 6 5 क्वेश्चन मार्क और 2। अब ये ना इसके 4 चाइल्ड बन गए। अब अगर आप बीएफएस लगा रहे हो तो बीएफएस कहता है लेफ्ट से राइट ट्रैवर्सिंग शुरू करो और ये आंसर ढूंढना शुरू कर दो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप इसको इन्फॉर्म सर्च से पढ़ें तो इन्फॉर्म सर्च से लॉजिक ये बनती है कि आपने कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी है या आपको गिवन नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट कहलाता है मिसप्लेस टाइल्स। क्या कॉन्सेप्ट है ये? मिसप्लेस टाइल्स। अब देखिए प्रॉब्लम चेंज हुई है तो ह्यूरिस्टिक की नेचर चेंज हो रही है। मिसप्लेस टाइल्स का मतलब क्या है?
अपनी करंट स्टेट में और गोल स्टेट में फर्क देखो कितना है। देखो 1 अपनी जगह पर है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, 3 अपनी जगह पर है, 2 अपनी जगह पर है, 7 नहीं है, 4 नहीं है, 6 अपनी जगह पर है, 3 5 है, 4 लोग अपनी जगह पर है, 4 नहीं है, इसका मतलब है इसमें 4 लोग मिसप्लेस्ड है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका जो ह्यूरिस्टिक की वैल्यू हो गई वो 4 हो गई। क्या ये बात समझ में आई? इसके ह्यूरिस्टिक की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। इसी तरीके से इसका ह्यूरिस्टिक भी निकाल लो। तो 1 अपनी जगह पर है, 3 अपनी जगह पर है, 6 अपनी जगह पर है, 8 अपनी जगह पर है, इसके ह्यूरिस्टिक की वैल्यू भी 4 हो गई। इसमें देखें 1 अपनी जगह पर है, 3 अपनी जगह पर है, 7 अपनी जगह पर है, 6 नहीं है, 5 8, तो इसमें 3 है। इसमें मिसप्लेस टाइल्स कितने? 5। सही कह रहा हूं गलत? बाकी सब भी बता दें। इसमें देखिए कितने लोग अपनी जगह पे नहीं है। तो 1 अपनी जगह पर है, 3 अपनी जगह पर है और 6 अपनी जगह पर है, तो इसमें भी 3 लोग अपनी जगह पर है, 5 नहीं है। अगर आप मिसप्लेस टाइल्स कहते हैं तो नंबर आएगा 5। अगर आप इसका नाम रख देते हैं करेक्ट टाइल्स तो करेक्ट टाइल्स में नंबर आएगा 3 यहां पर। अब मुझे बताया कि कितने मिसप्लेस टाइल्स होने चाहिए कि आंसर सही हो जाए। कितने मिसप्लेस टाइल्स होने चाहिए कि आंसर सही हो जाए? जल्दी आंसर दीजिए। कितने मिसप्लेस टाइल्स होने चाहिए कि 0? ठीक है ना, तो आंसर है 0 इसका। इसका मतलब है कि अगर इसमें से कोई 0 ऑप्शन होता तो मेरा आंसर होता। अब मेरे पास आपके जवाब से मुझे ये समझ में आ रहा है 0 से कि मिनिमम वैल्यू अच्छी है। क्या मिनिमम वैल्यू अच्छी है कि इनमें से जो मिनिमम है वो अच्छा है, क्योंकि मिनिमम मिसप्लेस टाइल्स होने चाहिए। तो अब ये 4 और 4 मेरे पास ये 2 ऑप्शन है, इनमें से मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, तो ये ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन कहलाती है। यहाँ पर ह्यूरिस्टिक हमने यूज किया मिसप्लेस टाइल्स। अगर हम करेक्ट टाइल्स यूज कर रहे होते तो यहाँ पर 4 आता है या फिर 3 आ जाता। 3 क्यों आता है करेक्ट टाइल्स में? क्योंकि इसमें 3 सही है, इसमें 3 सही है। तो करेक्ट टाइल्स के लिए मेरे पास बड़ा नंबर अच्छा होता है, मिसप्लेस टाइल्स के लिए मेरे पास छोटा नंबर अच्छा होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ह्यूरिस्टिक यूज करना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम देखते हुए ह्यूरिस्टिक कभी कभी आपको खुद निकालना पड़ता है, क्योंकि देखिए इसमें कितने ज्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो मैं सबका ह्यूरिस्टिक पहले से तो नहीं दे सकता आपको। तो इसीलिए हम रन टाइम पे सिर्फ उन चाइल्ड का ह्यूरिस्टिक निकालते हैं जो जनरेट हुए होते हैं। ह्यूरिस्टिक निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, मैचिंग करनी है इंडेक्स वाइज और नंबर निकाल। अगर मिसप्लेस टाइल यूज कर रहे हैं तो छोटा नंबर अच्छा है, अगर करेक्ट टाइल यूज कर रहे हैं तो बड़ा नंबर अच्छा है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी को कोई सवाल है यहाँ तक तो बताइए। तो यहाँ पर जो हमारे ऑब्जर्व करने की बात है वो ये है कि हम हमेशा फोकस करते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, और प्रॉब्लम में हमारे पास अगर ह्यूरिस्टिक गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ह्यूरिस्टिक गिवन नहीं है तो सबसे पहले प्रॉब्लम में हमें यह ऑब्जर्व करना होता है क्या ह्यूरिस्टिक इस पे कौन सा बन सकता है। समटाइम्स एक प्रॉब्लम के अंदर एक से ज्यादा ह्यूरिस्टिक भी बन सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। मैंने अभी मैथ वाली प्रॉब्लम बताई है आपको, ये प्रॉब्लम बताइए। एक प्रॉब्लम और थी अगर आपको याद हो, कौन सी प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम थी एन क्वीन पजल प्रॉब्लम। याद है आपको एन क्वीन पजल प्रॉब्लम, जिसमें आपके पास 8x8 का मैट्रिक्स था। याद है बात? इसको 4x4 कर लें, मतलब इस प्रॉब्लम को 4x4 पे समझ लें कि 4x4 क्वीन है। अगर 4x4 क्वीन पजल प्रॉब्लम हो तो उसमें आपके पास 4 लॉज होंगी, 4 कॉलम होंगे। 1 2 3, ये 4 लॉज हो गई, 4 कॉलम हो गए। ये देखिए 4 लॉज हो गई। तो अगेन अब इसमें जो है आप जब क्वींस पे प्लेस करेंगे 4 को, एक आपने यहाँ प्लेस कर दी, फर्स्ट करें 1, एक आपने यहाँ प्लेस कर दी 2, एक आपने यहाँ प्लेस कर दी 3,
जिनको पता है तो उनको याद आएगा, जिनको याद नहीं है बात तो उनसे तो बात ही नहीं हो रही है। 4, ठीक है ना, ये 4 कोइन हो गए। अब इनमें आप देखें, आप इसमें कितने ऑप्शन बना सकते हैं जो इसके 4 जनरेट करें। अब 4 जनरेट करके आप इसका हेरिस्टिक क्या होगा, जिसके अंदर कम कोइन अटैक हो रही होंगी वो बेहतर होगा। अब देखिए इसमें कितनी कोइन अटैक हो रही है, ये इसको अटैक कर रहा है, इसको भी कर रहा है 1, देख रहे हैं आप, 2 अटैक तो इसमें यही हो रहा है। समझ रहे हैं आप ये बात, 1 3 को भी अटैक कर रहा है, 1 4 को भी अटैक कर रहा है, ऐसा है या नहीं है। तो इसी तरीके से हर बोर्ड के आप ह्यूरिस्टिक निकालते हैं क्वीन अटैक। तो अब देखिए एन क्वीन पजल प्रॉब्लम में ह्यूरिस्टिक की नेचर क्या हो गई, क्वीन अटैक। मैंने आपको 3 तरह के बता दिए। ह्यूरिस्टिक है, अगर आपके पास मैथ की प्रॉब्लम है तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, अगर आपके पास पजल प्रॉब्लम है तो आपके पास हो गया करेक्ट टाइल्स या मिसप्लेस हो गया। अगर आपके पास एन क्वीन है तो आपके पास हो गया अटैक्स। तो हर प्रॉब्लम के लिए ह्यूरिस्टिक अलग हो सकता है, ये समझाना चाह रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमारी प्रॉब्लम जब तक हमें समझ में नहीं आएगी, जब तक हमारी प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आएगी बेटा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जब तक आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, जब तक आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, तो आप उस प्रॉब्लम को किसी भी तरह से सॉल्व कर लें, आपसे होगी नहीं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग क्या है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें इनिशियल स्टेट गिवन है, गोल स्टेट गिवन है, पाथ कॉस्ट गिवन है, सक्सेस। जी आवाज आ रही है सबको? मुझे बताया इस मीटिंग में टाइम कितना रहता है, इस मीटिंग का टाइम कितना रहता है? तो ठीक है, दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं, मीटिंग लेफ्ट कर लें, 1-2 मिनट में दोबारा से ज्वाइन कर लें।